बच्चों, आपने इससे पहले पूर्व में जो चैप्टर पढ़ा है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहां पर हम देखने वाले हैं बोध और अभ्यास यानी संपूर्ण हल। यहां पर उस पाठ के हम क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके कई खंड हैं, खंड के अनुसार हम क्वेश्चन आंसर यहां पर सॉल्व करते हैं। खंड 1 में पाठ के साथ मुख्य प्रश्नोत्तर देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? किस विडंबना की बात करते हैं? साथ में पूछ रहा है विडंबना का स्वरूप क्या है। तो यहां पर 2 प्रश्न आपके सामने आ गए। इन दोनों प्रश्न को समझिए, इसका उत्तर देखिए कि लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आधुनिक और वैज्ञानिक युग, ये एक तो यह है कि वैज्ञानिक युग है और आधुनिक युग है, इसमें भी जातिवाद के पोषकों यानी जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, समर्थक करने वाले हैं, समर्थकों और बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। ये बात कही जा रही है कि इस आधुनिक युग में भी उसके यानी जातिवाद को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उसको समर्थन दे रहे हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग जातिवाद को सही ठहराने के लिए, बात समझ गए? इसका आंसर आपको दे दिया कि किस विडंबना की बात करते हैं। तो विडंबना यही है कि इसकी कमी नहीं है जातिवाद के पोषकों की। अब जब यहां स्वरूप की बात कर रहे हैं तो वही स्वरूप समझा रहे हैं। जातिवाद को सही ठहराने के लिए इसे कार्य कुशलता यानी इफिशिएंसी के नाम पर श्रम विभाजन का ही एक रूप मानते हैं। इसको सही ठहराने के लिए किसको? जातिवाद को। तो श्रम विभाजन का ही एक रूप मान लेते हैं। ये तो बड़ी दुखदाई बात है, जबकि वास्तव में हकीकत में यह श्रम का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी स्वाभाविक विभाजन होना चाहिए तो यह स्वाभाविक विभाजन है ही नहीं, बल्कि क्या है? श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, जो एक श्रमिक को दूसरे श्रमिक की तुलना में ऊंच नीच घोषित करता है और उन्हें जन्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है। विभिन्न यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में बांट देता है, डिफरेंट सोसाइटी पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरे प्रश्न में लिखा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद का जो पोषक है, जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवाद के पक्ष में तर्क क्या देते हैं। तो अब देखिए इसका उत्तर क्या है कि जातिवाद के समर्थकों का मुख्य तर्क है कि उनका मुख्य तर्क समझिए क्या है कि किसी भी आधुनिक सभ्य समाज के सुचारू संचालन और कार्यकुशलता एफिशिएंसी के लिए श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर अत्यंत आवश्यक है। समझ गए? मुख्य तर्क इन्होंने ये दिया है कि इसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर अत्यंत आवश्यक है, चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसे बनाए रखने में कोई सामाजिक, आर्थिक या नैतिक बुराई नहीं है। वो बुराई इसको समझते ही नहीं है। उनके अनुसार जन्मजात योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर काम का बंटना समाज के हित में है। इसी तरह से आइए तीसरा पॉइंट देखिए, यानी तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी जो लेखक हैं यानी भीमराव अंबेडकर की कुछ आपत्तियां हैं, तो उनकी प्रमुख आपत्तियां क्या हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आप इसका उत्तर दीजिए कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित हैं। बस इसी तरह से आप आंसर एग्जाम में भी लिखिए कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां आप यहां पर देख रहे हैं। पहला पॉइंट है उनका कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती, यानी सिर्फ कामों का बंटवारा नहीं करती, बल्कि यह समाज के श्रमिकों यानी मजदूरों का भी अस्वाभाविक और ऊंच नीच में
श्रेणीबद्ध यानी उसको तबकात में यानी अलग अलग जो है हिस्सों में विभाजन कर देती है, जो दुनिया के किसी अन्य देश या समाज में नहीं पाया जाता। ये साफ कह रहे हैं कि किसी देश में जाइए, किसी सोसाइटी में आप देख लीजिए तो ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। ये विभाजन मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि, आंतरिक क्षमता, योग्यता या उसकी पसंद पर आधारित नहीं होता। ये उसकी पसंद पर आधारित ही नहीं होता है। ये मुख्य आपत्तियां हैं। ये गर्भधारण के समय से ही, गर्भधारण के समय का मतलब आप समझा रहे हैं, अर्थात जन्म लेने से पहले ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार यानी उसके लेवल को देखते हुए उसी के अनुसार मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देती है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों उनकी यानी प्रमुख आपत्तियां थी या मुख्य आपत्ति है इस बारे में। इसी तरह से आप आगे बढ़िए, चौथा पॉइंट देखिए इसमें है कि जाति यानी चौथा क्वेश्चन क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। यानी इसको यही कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप आप क्यों नहीं कह सकते हैं जाति को और भारतीय समाज में इसका यानी श्रम विभाजन का। तो इसका कारण देखिए क्यों नहीं आप कह सकते हैं। उत्तर देखिए कि भारतीय समाज में जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कह सकते। आंसर देने का यह तरीका और यह तकनीक है, नहीं कहा जा सकता। क्यों? यह पूरी तरह से मनुष्य की रुचि, व्यक्तिगत क्षमता और स्वेच्छा पर आधारित नहीं होती, इसलिए नहीं कह सकते। इसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता यानी जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, जो उसके अंदर सलाहियत है और इच्छा जो उनकी रुचि है के विरुद्ध वो काम करना पड़ता है, उसके विरुद्ध उसको वो काम करना पड़ता है जो उसके पूर्वजों द्वारा यानी जो उनके माता पिता, उनके दादा, इन लोगों ने किया, समाज में पहले से तय कर दिया गया है। उसका पहले से तय कर देंगे तो उनको भी वही करना पड़ेगा। अगरचे उनके पास बहुत टैलेंट है लेकिन फिर भी वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। स्वाभाविक श्रम विभाजन में व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार अपना पेशा चुनने की पूर्ण आजादी होती है, जिससे समाज प्रगति करता है। परंतु जाति व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। जाति व्यवस्था में ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ये कैसे बनी हुई है, इसका उत्तर देखिए। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए केवल एक ही पेशे से बांध देती है, केवल एक ही पेशे से बांध देती, भले ही वो पेशा समय और तकनीक के अनुसार अनुपयुक्त हो गया हो या उससे व्यक्ति की आजीविका न चल पा रही हो, फिर भी उसे अपना पेशा बदलने की अनुमति समाज नहीं देता, उसको बदलने की अनुमति नहीं देता है। आधुनिक युग में उद्योगों की तकनीक में निरंतर बदलाव आने के कारण जब किसी विशेष पेशे में मंदी या भूखमरी की स्थिति आती है तो जाति प्रथा के कठोर सामाजिक नियमों के कारण लोग दूसरे पेशा नहीं अपनाते। लोग दूसरा पेशा इसी कारण से नहीं अपनाते हैं, इसी गतिहीनता के कारण यह समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखा और समझा। इसी तरह से आइए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं, दोनों बातें बतानी है। इसका उत्तर है कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का उनके निर्धारित कार्य में अरुचि और विवशता के साथ जुड़ना को मानते हैं। यानी विवशता के साथ जो वो जुड़ते हैं उसी को ये कारण मानते हैं, ये समस्या मानते हैं। इसका कारण ये है
यानी ये जो मान रहे हैं अरुचि और विवशता के साथ जुड़ने को, तो उसकी ही वजह बता रहे हैं कि ये कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को बिना किसी रुचि, बिना किसी इंटरेस्ट, दिलचस्पी, उत्साह या बिना दिल के केवल मजबूरी और यानी दिल से नहीं करे, मजबूरी और सामाजिक दबाव में करता है, तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। यानी जो उसके एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो ठहर जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल टालू काम करने, यानी वो टालने वाला काम करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से कर दो, ऊपर मन से कर दो, जिससे उसकी वास्तविक कार्य कुशलता, एफिशिएंसी नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और वो समाज पर बोझ बन जाता है। तो दोनों का आंसर मिल गया कि किसे वो समस्या मानते हैं और क्यों मानते हैं, दोनों बात यहां पर स्पष्ट हमने कर दिया है। इसी तरह से 7वां प्रश्न है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? किन कारणों से हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका उत्तर देखिए कि लेखक ने जाति प्रथा को बहुआयामी दृष्टिकोण से एक अत्यंत हानिकारक प्रथा सिद्ध किया है। हानिकारक, अत्यंत हानिकारक जो है प्रथा, इसको सिद्ध किया है। कैसे? सामाजिक पहलू, इसका एक पॉइंट, सामाजिक पहलू से भी इसको अत्यंत हानिकारक सिद्ध किया है। यह समाज में अस्वाभाविक ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है और नागरिकों के बीच पारस्परिक भाईचारे यानी भ्रातृत्वता को नष्ट करती है। इसी तरह से व्यक्तिगत वो मनोवैज्ञानिक पहलू, इस तरह से भी आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत पहलू से भी और मनोवैज्ञानिक पहलू से भी देखेंगे तो भी आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि ये हानिकारक प्रथा है। ये व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, इसी तरह से व्यक्तिगत रुचि, रचनात्मकता और स्वतंत्र इच्छा का पूरी तरह दमन कर देती है, पूरी तरह से उसको कुचल देती है, मसल देती है। आर्थिक पहलू से भी यह हानिकारक है यह प्रथा। यह मनुष्य को एक ही पेशे में जबरन बांधकर देश में आर्थिक गतिहीनता व व्यावसायिक बाधाएं, बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ावा देती है। इसी तरह से 8वां क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? क्वेश्चन समझिए, आंसर बहुत इजी है। यानी लोकतंत्र की स्थापना के लिए विशेषता की आवश्यकता। तो उत्तर देखिए कि लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता, जिसको आप कहते हैं भाईचारा का होना अनिवार्य है। भाईचारा का होना जरूरी है। समाज में इतनी गतिशीलता, मोबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी सकारात्मक परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से प्रसारित हो सके। समाज के सभी लोगों का सभी सामाजिक कार्यों में समान भाग होना चाहिए। लोगों में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जिससे लेखक ने वास्तविक लोकतंत्रता और सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति माना है। ये 8वां प्रश्न आपके सामने आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसे आमतौर पे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से बढ़िए दूसरे खंड की तरफ। आप अभी पहले खंड को सॉल्व कर रहे थे, पाठ के आसपास चिंतन और चर्चा। तो देखिए पहला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा के सदस्य पूछे गए हैं। अपने शिक्षक से मालूम करें। आपके शिक्षक इस बारे में बात करेंगे तो इसका उत्तर देख लीजिए। भारत की संविधान सभा में विभिन्न क्षेत्रों, विचारधाराओं और समुदायों के प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। बात मालूम हो गई कि किसी भी विचारधारा से आते हो वो भी शामिल थे। इसी तरह से किसी भी समुदाय से उनका जुड़ाव हो वो भी इसमें शामिल थे, यानी उसके प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। इसके कुल सदस्यों की संख्या यानी उसमें कितने लोग थे? शुरुआत में 389 सदस्यों की संख्या थी, जो विभाजन के बाद 299 रह गई। जब ये जो है संख्या अगर आप देखेंगे
तो सदस्य की संख्या तो 389 के करीब थी, लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो 289 सदस्य रह गए। तो इसके कुछ प्रमुख सदस्य निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख सदस्य थे, उनका नाम आप यहां पर देख लीजिए। वो हैं, उनमें से एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे। इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। इसी तरह से एक नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसी तरह से के.एम. मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसी तरह से सच्चिदानंद सिन्हा यानी अस्थायी अध्यक्ष, तथा महिला सदस्यों में सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर प्रमुख थीं। इतने लोग इसमें शामिल थे। संविधान सभा के सदस्यता इन लोगों को प्राप्त थी। ये लोग उसके सदस्य थे। जो उनमें प्रमुख थे उनका नाम यहां पर आपको बता दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिखा है प्रश्न संख्या 2 में कि जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उसका कक्ष में पाठ करें, यानी कक्षा में उसको पढ़ाएं। एक आलेख जो है तैयार करने के लिए कहा है शॉर्ट में। तो इसका उत्तर देखिए, संक्षिप्त यानी संक्षिप्त आलेख, जाति प्रथा पर प्रमुख विचारकों का दृष्टिकोण। जाति प्रथा भारतीय समाज का एक ऐसा अभिशाप रही है जिस पर देश के महान विचारकों ने गंभीर मंथन किया है। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को पूरी तरह समूल नष्ट करने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर बल दिया है, यानी पूरी तरह से नष्ट बर्बाद करने पर जोर दिया है। वे इसे आर्थिक और सामाजिक रूप से विनाशकारी मानते हैं और वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार करते हैं, उसका भी इनकार करते हैं। इसके विपरीत महात्मा गांधी शुरुआत में वर्ण व्यवस्था के पारंपरिक रूप यानी श्रम के विभाजन के समर्थक थे, यानी शुरुआत में स्टार्टिंग में। लेकिन वे जातिगत ऊंच नीच और अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जिसको आप यानी टचेबल जिसको आप कहते हैं, कि इसके घोर विरोधी थे। कौन? महात्मा गांधी। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया और सामाजिक सुधार के जरिए समानता, यानी ये भी याद रखिएगा कि हरिजन नाम किसने दिया है दलितों को, तो महात्मा गांधी के जरिए दिया गया है। जरिए समानता लाने का प्रयास किया गया है। और इसी तरह से उसी को आगे बढ़ाते हुए कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने अंबेडकर से पूर्व ही जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया था। उन्होंने सत्य शोधक समाज, किसने? ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देते हुए शूद्रों और अति शूद्रों की शिक्षा पर बल दिया। ज्योतिबा फूले ने इस पर बल दिया है। उनका मानना था कि अज्ञानता ही जातिगत शोषण का मूल कारण है। इसी तरह से बाद के दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने राजनीति और समाज में पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए विशेष अवसरों यानी आरक्षण की वकालत की, ताकि सदियों से चली आ रही जातिगत असमानता को समाप्त किया जा सके। ये इनका मानना था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। अगर इसका आप निष्कर्ष देखें, यानी जो निबंध आपको लिखने के लिए कहा गया है, तो निबंध के निष्कर्ष में पहुंचिए तो हालांकि इन सभी विचारकों के तरीकों में अंतर था।
सभी के तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव था, अंतर था, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य एक ही था। तरीके बदले हुए थे लेकिन सबका यानी लक्ष्य एक था, एक ही जगह पहुंचना चाहते थे। एक क्या लक्ष्य था उनका? एक समता मूलक, न्यायपूर्ण और जाति मुक्त समाज का निर्माण करना, यही सबका लक्ष्य था, टारगेट था। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, जातिवाद और आज की राजनीति। क्या है टॉपिक? जातिवाद और आज की राजनीति विषय पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी आयोजित करें। एक विचार गोष्ठी आयोजित करें तो देखिए उत्तर, यानी छात्रों के लिए मार्गदर्शन क्या क्या होने चाहिए? संकेत बिंदु। इसमें आप जब आयोजित करेंगे तो इस विचार गोष्ठी का आयोजन छात्र अपनी कक्षा या विद्यालय के सभागार में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को के अवसर पर कर सकते हैं। गोष्ठी के लिए मुख्य भाषण बिंदु निम्नलिखित हो सकते हैं। हम यहाँ पर बिंदु बता देते हैं क्या क्या हो सकते हैं। भूमिका में आप ये डाल सकते हैं, अंबेडकर जी का सपना एक जाति मुक्त समाज का था जहां योग्यता को महत्व मिले। उन्होंने किसको महत्वता दी है? योग्यता को महत्व दी है जाति मुक्त समाज के लिए। इसी तरह से आज की तिथि यानी 14 अप्रैल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं आज राजनीति में जाति एक बड़ा वोट बैंक बन गई है। टिकटों का बंटवारा जाति के आधार पर और चुनाव प्रसार अक्सर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इस पर भी आप बोल सकते हैं। इसका दुष्परिणाम भी आप बता सकते हैं। विकास के वास्तविक मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पीछे छूट जाते हैं और समाज में जातीय तनाव बढ़ता है। इससे जातीय तनाव बढ़ रहा है। इसका समाधान भी आप वहां पर बताएंगे। युवाओं को जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर योग्यता और नीतियों के आधार पर नेतृत्व चुनना चाहिए। किस आधार पर चुनना चाहिए? इन चीजों पर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चौथा प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? विचार करें। आधुनिक मनु कहने की वजह पूछ रहे हैं, उस पर आप चर्चा कीजिए। इसका उत्तर, प्राचीन काल में मनु को मनुस्मृति का रचयिता माना जाता है। ये बात जान लीजिए, मनु को मनुस्मृति जो बुक है उसका लिखने वाला लेखक माना जाता है, रचयिता माना जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय समाज के नियम, कानून और सामाजिक व्यवस्था जिसमें वर्ण व्यवस्था और न्याय विधान शामिल थे संहिताबद्ध किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च कानून ग्रंथ भारत का संविधान के निर्माण में मुख्य सूत्रधारक यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। इसीलिए उनको क्या माना जाता है? यानी आधुनिक मनु माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्राचीन मनु ने जहां समाज को श्रेणियों और असमानता में बांधने वाले नियम दिए थे। किसने? यानी प्राचीन मनु ने समाज को श्रेणियों में बांटने और असमानता फैलाने के उन्होंने नियम दिए थे। वहीं आधुनिक मनु यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत को एक ऐसा प्रगतिशील संविधान दिया जो जाति, धर्म, लिंग और भेद के बिना हर नागरिक को स्वतंत्रता, समता और न्याय का अधिकार देता है। उन्होंने आधुनिक समाज के लोकतांत्रिक और समतावादी नियम लिखे, इसलिए उन्हें ये उपाधि दी जाती है। नियम दिए हैं, समतावादी नियम दिए हैं, इसलिए उनको उपाधि किसकी दी गई? यानी आधुनिक मनु की। इसी तरह से खंड 3 में जो बात करने वाले हैं वो है भाषा की बात, यानी व्याकरण भाग है। ये पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्रण वाक्य चुने। पाठ से तीनों तरह के आपको वाक्य चुनने हैं। इसका उत्तर देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। वाक्यों के उदाहरण देखिए, सरल वाक्य सबसे पहले यही है। तो सरल वाक्य के उदाहरण देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती,
बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। ये आपके पाठ में। अब इसी तरह से संयुक्त वाक्य देख लीजिए। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और यहां से जोड़ रहा, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो यहां पर देख लीजिए संयुक्त वाक्य बताया गया, तो आप संयुक्त वाक्य भी यहां पर समझा दे रहे हैं। यहां और से 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े हैं, जैसा कि हमने यहां पर चिन्हित किया है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, यानी जो बात आपको बतानी है, वो मिश्रण वाक्य। तो मिश्रण वाक्य के एग्जाम्पल में देखिए कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहां ये जो की दिया है, ये आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है, इसीलिए क्या है, मिश्रण वाक्य है। यानी ग्रामर की बात कर रहे थे और ग्रामर से ये पूछा गया है। जबकि दूसरी बात है यहां पर ग्रामर से ही कि निम्नलिखित के विलोम शब्द यानी अपोजिट शब्द लिखें। तो मूल शब्द हैं और ये आपके सामने विलोम शब्द हैं। इसी तरह से मूल और विलोम शब्द आप देखेंगे। सबसे पहला शब्द है सभ्य, इसका विलोम शब्द है असभ्य। इसी तरह से दोष है तो इसका अपोजिट है गुण। इसी तरह से विभाजन है तो संगठन है, संयोजन है। इसी तरह से सजग यानी सजग, तो इसका अपोजिट क्या है, असावधान, जिसको सुषुप्त कहते हैं आप। निश्चयी है तो अनिश्चयी है, रक्षा है तो विनाश है, सुरक्षा है, ये अपोजिट है। इसी तरह से ऊंच का अपोजिट नीच है। इसी तरह से पूर्व निर्धारण का अपोजिट अनिर्धारण। इसी तरह से परवर्ती निर्धारण इसके अपोजिट है। और स्वतंत्रता का अपोजिट है परंतरता। ये अपोजिट शब्द हैं जो विलोम शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि पाठ से विशेषण चुने। इससे यानी जो पाठ आपने पढ़े हैं तो उससे आपको विशेषण चुनना है। इसी तरह से तथा उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। जो विशेषण आप चुनेंगे उसको एक वाक्य में आपको यूज भी करना है। तो उत्तर देखिए, पाठ में प्रयुक्त कुछ प्रमुख विशेषण और उनका वाक्य प्रयोग निम्नलिखित है। इस तरह से आप एग्जाम में भी आंसर लिखेंगे कि सभ्य क्या है, यानी यहां पर है कि गुणवाचक विशेषण है। ये हमें एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए भेदभाव मिटाना होगा, इसको यूज कर दिया है। अब इसी तरह से वर्ड है प्राकृतिक, स्वाभाविक। यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो किसी भी जीव के लिए स्वतंत्रता एक स्वाभाविक इच्छा है। हानिकारक, यह भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जातिवाद देश की एकता और प्रगति के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसी तरह से प्रत्यक्ष, गुणवाचक विशेषण ये भी है। बेरोजगारी का जनसंख्या वृद्धि से प्रत्यक्ष संबंध है। अब इसी तरह से विवश, ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आर्थिक तंगी के कारण वो ये कठिन कार्य करने पर विवश था। अब ये चौथा प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। यानी पर्यायवाची एक मीनिंग वाला जो है शब्द आपको बताना है कि क्या है। जैसे इधर शब्द हम बता रहे हैं, इधर पर्यायवाची शब्द लिखेंगे जिसको आप समानार्थी भी कहते हैं पर्यायवाची को। जैसे दूषित है तो इसके समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द हैं गंदा, मलिन। इसी तरह से अस्वच्छ, इसी तरह से दूषणीय, पवित्र। इसी तरह से श्रमिक है तो मजदूर, कामगार, श्रमजीवी। इसी तरह से मेहनतकश। पेशा है तो इसका जो है समानार्थी शब्द है व्यवसाय, रोजगार, धंधा, आजीविका, कार्य। इसी तरह से अकस्मता है तो अकस्मता जिसको आप कहते हैं कि अचानक, एकाएक। इसी तरह से सहसा, औचक, ये सब इसकी मीनिंग है। यानी ये जो है समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह से आपसे के सामने है अनुमति, तो आज्ञा को कहते हैं, सहमति को, मंजूरी को, स्वीकृत को। इसी तरह से आदेश को, अवसर, मौका, संयोग, वक्त। इसी तरह से सुयोग, परिवर्तन, यह है बदलाव, रूपांतरण, हेर फेर, क्रांति को कहते हैं परिवर्तन। सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा, मान, गौरव,
इज्जत, ये सब क्या हैं? समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द हैं। आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं उनमें से हर क्वेश्चन का डिटेल में यानी विस्तार में आपको जवाब दिया गया है, लिखा गया है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए फिर हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे।